जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए ग्रेड 11 से बेसिक मैथ्स का वीडियो, जहां पे आज हम कुछ ऐसे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, उनके चीज़ों के बारे में जानेंगे जिनकी हमें खास ज़रूरत पड़ेगी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। स्पेशली फिजिक्स की बात करूंगा मैं। फिजिक्स में आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, नॉट ओनली आज, कल परसों, मतलब जो भी आपको लोगों को बेसिक मैथ्स के नाम पे मैं आप लोगों को वीडियो दूंगा, उन चीज़ों का यूज़ पूरे फिजिक्स में कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ग्रेड 11 की फिजिक्स और केमिस्ट्री को बेहतरीन तरीके से करें, तो उसके लिए आपको आज वाली वीडियो और बेसिक मैथ्स बेसिकली आना चाहिए। और ये करवाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी लिया होगा, उनके पास ये 11th क्लास 12th क्लास वाले जो बेसिक मैथ्स की चीजें होंगी वो उनको 10th क्लास तक नहीं पढ़ाया जाता है। तो इनकी खास जरूरत पड़ेगी। अगर आप मैथमेटिक्स के साइड के हैं तो खैर तो आपके लिए बिल्कुल मतलब बच्चों वाली चीज हो जाएगी, क्योंकि आगे चल के ये सभी चीजें आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो ये आपके पास बेसिक चीज रहेगी। लेकिन बायोलॉजी के लिए यही बेसिक चीज आप लोगों के लिए काम आने वाले हैं पूरे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ कॉमन आइडेंटिटीज हैं। कॉमन आइडेंटिटीज का क्या मतलब है? ऐसे कुछ फॉर्मूलेज अलजेब्रा से आपके पास देखने को मिलते हैं जो खास यूज होते हैं कहीं पे भी। हालांकि पूरे ग्रेड 9th में 10th में हम बच्चों को बताते रह जाते हैं भाई पढ़ लो ये वाली चीजें याद कर लो, हर बार कहीं ना कहीं पे यूज होता है, नहीं करते हैं। ये वही चीजें हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको याद होंगे कुछ अलग चीज, ये नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सबसे पहले की बात करूं 1 नंबर में, तो होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटीज होती थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेकंड नंबर पे आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही सारी चीजें हम यहाँ पे आपको जितने भी होते थे वो सभी चीजें हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। जैसे कि पहला हो गया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक बार 2 इंटू में देख लेना अगर आपको याद होंगे, बहुत ही अच्छी चीज है। और अगर याद नहीं होगा तो 2 इंटू में करके देखते जाना सभी के सभी एक बार, ताकि कुछ अगर नया भी बता दो तो आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे ये होल स्क्वायर है तो आपके पास सिंपल स्क्वायर के भी फॉर्मूलेज आप लोगों को मालूम होने चाहिए इस तरह से, और ये 4th नंबर का है ना, इस तरह से, ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से। ये होल स्क्वायर के हो गए और ये सिंपल स्क्वायर्स के हो गए सेपरेटली। तो इसकी अगर मैं आइडेंटिटी की बात करता हूं तो ये हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, हमें चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह ये चीज आ जाएगी, तो उसमें से आपको माइनस कर देना पड़ेगा 2ab। आई बात समझ में? उसमें से आपको माइनस कर देना पड़ेगा 2ab, तो बचेगा सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसकी आइडेंटिटी हो गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर, और साथ में अगर आप कह देते हैं कि माइनस का होल स्क्वायर ले लेता हूं मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर ले लेता हूं, तो आपके पास आपके सामने ये वाली चीज रहेगी। तो ये 2ab को गायब भी करना है, हमें सिर्फ ये चाहिए, इसी की आइडेंटिटी बना रहे हैं, तो आपकी बार यहाँ पे प्लस 2ab करेंगे। मतलब होल स्क्वायर वाला अगर प्लस का हुआ तो माइनस 2ab, और होल स्क्वायर वाला अगर माइनस का हुआ तो प्लस 2ab। तो हमेशा किसके इक्वल आएगा, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। याद रहेगा, यहीं पे बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लोगों को मालूम है a प्लस बी एंड देन a माइनस बी, बोलो याद रहेगा। बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। साथ साथ में आप लोगों का काम है कि नोट करते जाइएगा साथ में, ठीक है ना। 5 और ये हो गया आपके पास 6। अब 5 और 6 में अब आपके पास लेकर आ रहा हूं मैं होल क्यूब की आइडेंटिटी। ये होल क्यूब हो गया और माइनस वाले भी आपके पास होल क्यूब वाले, ठीक है। ध्यान समझिएगा, अगर मैं ये होल क्यूब की बात करता हूं तो वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बोलो भाई, याद रहेगा, बेसिक है, ठीक है। चलो आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, इन दोनों में से आप 3 टाइम्स a इंटू बी आप कॉमन ले लीजिए, आपके पास ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी। गॉट इट। चलिए अगर हम माइनस वाले की बात करते हैं तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एंड देन प्लस 3ab स्क्वायर। बच्चे गलती करते हैं, सभी में मैं यहाँ पे माइनस लगाते हुए चले जाते हैं। वो कब होता है, जब आप इसी चीज को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब और दोनों में से -3ab आप कॉमन ले लीजिए, -3a इंटू बी आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे a और ये बन जाएगा माइनस का b क्योंकि माइनस साइन भी कॉमन आया है। ये कहानी हो गई आपके पास 6 आइडेंटिटीज अभी तक मैंने आप लोगों को बता दिए। आइए आगे की बात करते हैं 7th एंड 8th की। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये जो 7th और 8th की अगर मैं जो बात कर रहा हूं उसमें है क्या, ध्यान समझिएगा। यहां पे होल क्यूब था, अब हम आपको सिंपल क्यूब वाले फॉर्मूलेज बता रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट करते जाइएगा और फिर आपको याद करना है। लाइक ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बताओ भाई किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी एंड देन इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन माइनस ए बी। इसका प्रॉपर ध्यान रखना है। अगर हम इसकी बात करते हैं, यहां आता है ए माइनस बी, फिर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस का ही ए इंटू बी, टू ए भी नहीं है, सिंपल है ए इंटू बी। बोलो भाई ये 8 फॉर्मूले याद हो गए। ठीक है, चलो भाई अब ये ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा, 9th वाला फॉर्मूला और 10th वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को प्लस कर देना है ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइम बचाना है तो आप याद रख सकते हैं। बाकी आप 11th क्लास में आप लोगों को माइंड बिल्कुल इस तरह से खोलना है कि हमें सब कुछ पता है, पता चल जाएगा। खैर एक बार हमने होल स्क्वायर का प्लस और माइनस वाले को प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया, तो ध्यान समझिएगा, यहां से खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां से खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस 2ab और माइनस 2ab गियो, तो मेरे पास बचा क्या, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और यू कैन सिंपली राइट 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गॉट इट। चलिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो नेगेटिव साइन साइन चेंज करेगा, सेम आप खोल के रख सकते हैं, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को उड़ा देगा, 2ab यहां से 2ab यहां से प्लस हो जाएंगे तो 4a इंटू बी बना देगा। ठीक है ना, तो ये इनके कुछ आइडेंटिटीज है, ध्यान से समझिएगा। और 11th वाली आइडेंटिटी याद रखना है आपको, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बोलो याद रहेगा। तो इसका हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और यहां से आप तीनों में से 2 कॉमन लेकर डिफरेंट टाइप से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, चलो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए आइडेंटिटी नंबर हम 12 की बात करते हैं, यह आप लोगों ने छोटे क्लासों में पढ़ा हुआ है और कुछ नहीं, वो है आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब देन माइनस 3 टाइम्स a इंटू बी इंटू सी। गॉट इट। चलिए तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास, इसका होता है आपके पास a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे वाले ब्रैकेट को प्यार से देखिएगा, बच्चे यहाँ पे गलती करने की कोशिश करते हैं। ब्रैकेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बोलो भाई याद रहेगा, याद रहेगा। इसमें एक कंडीशन बनाते हैं, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब समझ रहे, अगर इसकी वैल्यू मैंने 0 कर दी तो यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो ये सभी को क्या बना देगा, 0, तो इज इक्वल टू में क्या हो गया 0। तो अब ये जो माइनस वाले हैं उधर ले जाएंगे तो प्लस वाला, तो आप इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, अगर ये कंडीशन हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स a इंटू बी इंटू सी। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बेसिक सी चीज थी, आई ना बात समझ में। तो एक बार मैं आप लोगों को सभी फॉर्मूले एक साथ दिखा देता हूं। अभी बेसिक चीजें फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बता दिए, इतना ही अभी आप यूज करने वाले हो कॉमन आइडेंटिटीज में से, ठीक है ना। इससे ज्यादा मतलब उतना भी यूज नहीं होता, ये सभी चीजें वैसे भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये कोई आप लोगों के लिए नया नहीं है। बाकी फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि एक आधे फॉर्मूले आप लोगों के लिए नए हैं तो ठीक है, उसको भी आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में बिठाना है, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। उसके बाद आप लोगों को जो यूज करना है वो तो आपके पास बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना। श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी इसको हम कहते हैं। तो याद रखना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए हम x की वैल्यू निकालते थे। अगर वो x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, जिसमें बोलते थे माइनस का b प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a। याद रहेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये कहीं पे भी आपके पास यूज हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास मेंसुरेशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं वो आपके पास यूज होते हैं। एक तो आपके पास 2D वाले होते हैं, जैसे कि स्क्वायर हो गया, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया। ये चीजें आप लोगों को मेरे हिसाब से पता ही होंगे, जैसे कि स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू साइड हो गया, एरिया का, पेरीमीटर का सम ऑफ ऑल साइड्स रहता है, आप लोगों को मालूम है। रेक्टेंगल के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, है ना। पेरीमीटर का 2 टाइम्स l प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, राइट। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बेसिक चीजें आप लोगों को अगर पता है तो आइए हम डायरेक्टली मैं आप लोगों को 3D वाले फॉर्मूले जो हैं वो आप लोगों को करवा देता हूं। 3D वाले जो आप लोगों ने 10th में पढ़े हुए हैं डिटेल में, राइट। चलिए इसमें से सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, चलो भाई क्यूब से, है ना। क्यूब आप लोगों ने देखा होगा, क्यूब मैं दिखा देता हूं। वैसे तो आप लोगों ने देखा हुआ है, कुछ इस टाइप के नजारे आपके पास दिखाएंगे। इस क्यूब में क्या होता है, सभी के सभी साइड्स ना सेम लेंथ के होते हैं, सबकी जो एज है वो बराबर बराबर होते हैं। लेट्स से इफ इट्स एज इज ए, है ना, इनकी जो एज है वो ए है अगर मान लिया, तो इसके पास जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है, समझ लीजिए आप कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं। और कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है टॉप एंड बॉटम जो है वो पोर्शन आपके पास ओपन रहने वाला है। टॉप एंड बॉटम जो है वो आपके पास ओपन रहने वाला है। तो अगर ये वाला हिस्सा नहीं है और ये वाला भी हिस्सा नहीं है, तो ये बहुत सारे स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है टोटल, 6 स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है। तो 6 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर को गायब कर दो तो 4 स्क्वायर्स बचेंगे। अब एक स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, मतलब a इंटू ए, तो 4 का क्या होगा 4a स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है TSA, वो आपके पास टोटल मतलब ऊपर नीचे भी क्लोज रहने वाला, हर जगह पे आप पेंट करने वाले हो, तो हो जाएगा आपके पास 6a स्क्वायर। वहीं पे अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो होता है आपके पास साइड इंटू साइड इंटू साइड, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। यहाँ लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों सेम रहते हैं, तो a इंटू ए विच इज इक्वल टू a टाइम्स क्यूब, वेयर a इज द साइड और यू कैन से एज ऑफ द क्यूब। याद रहेगा, ठीक है। चलिए अगर आप इसके डायगोनल का फॉर्मूला लिखेंगे, डायगोनल होता क्या है समझने की कोशिश कीजिए। 2 कॉर्नर पॉइंट्स को आप ज्वाइन कीजिए, जैसे कि ये कॉर्नर पॉइंट्स हो गया और इसी का अगर कॉर्नर पॉइंट्स देखेंगे तो ये वाला, तो ये निकालना है, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा नीचे वाले साइड को, और ये वाला इस तरीके से जा रहा है और ये वाला इसके ऊपर 90 डिग्री रहेगा, ऐसे करके ये 90 डिग्री है। तो अब पहले आपको क्या करना है, ये वाली चीज निकाल लेनी है। ये वाली चीज कैसे निकलेगी, यहाँ से निकल जाएगी, और फिर ये वाली चीज पता है आपके पास एस जो है वो a रहने वाला है, ये वाला √2a आने वाला है आपके पास। जब पूरा निकालेंगे तो ये वाला आपके पास √3 टाइम्स a जो है वो निकल कर आ जाएगा। डायगोनल की लेंथ √3 टाइम्स a, है ना, √3 इंटू a क्या आपके पास साइड है, ठीक है। तो ये हो गया मेंसुरेशन में किसके बारे में, क्यूब के बारे में। वहीं पे अगर आपके पास दिया जाए क्यूबॉइड, है ना, क्यूबॉइड, जहां पे आपके पास लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों आपके पास जो है ना वो डिफरेंट रहने वाला है, वो आपके पास कुछ इस तरह के नजारे दिखाएंगे, है ना। ये आपके पास 6 रेक्टेंगल से मिलकर बने होते हैं, 6 रेक्टेंगल्स, याद रहेगा, ठीक है ना। थोड़ी सी ब्राइटनेस लग रहा है ज्यादा है, कम कर लेते हैं भाई। 6 रेक्टेंगल से मिलकर बने हुए रहते हैं। इसमें भी अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो मतलब होगा कि टॉप और बॉटम आपके पास ओपन है। चलो इसमें ना पहले टोटल की बात करते हैं, टोटल से ज्यादा समझ में आएगा, उसमें मुझे टोटल पहले बात करनी चाहिए थी, खैर कोई बात नहीं। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें ये वाली जो चीज है वो लेंथ है, और इधर साइड वाली वो ब्रेड्थ है, और ये जो है वो आपके पास हाइट है। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये आपके पास 3 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। टोटल सरफेस एरिया का मतलब आप चारों तरफ पेंट करेंगे तो हर एक रेक्टेंगल का एरिया निकालकर आपको ऐड करना है। अगर आप नोटिस करें तो ये नीचे वाला और ऊपर वाला रेक्टेंगल जो एग्जैक्टली सेम होने वाले हैं, और एक रेक्टेंगल का एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 2 के लिए हो जाएगा 2 इंटू LB, ठीक है ना। अगर ये वाला साइड की बात करेंगे, ये वाला, तो ये वाला और इस साइड वाला बिल्कुल सेम है। तो एक का एरिया की बात करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो ये वाले दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, b इंटू h, और दोनों तरफ है तो 2 हो गए। और एक बच गया आपके पास, कौन सा बच गया, ऊपर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फ्रंट वाले बच गए, ये वाले बच गए। तो इसका ये लेंथ और ब्रेड्थ L इंटू H होगा, या फिर H इंटू L कर दें, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर नीचे पीछे वाला और सामने वाला, ये 2 हो गए। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा। आप चाहे तो 2 जो है वो कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। बोलो भाई कोई दिक्कत।
ये हो गया आपके पास मेंसुरेशन का टोटल सरफेस एरिया। अगर इसी के लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ऊपर वाला और नीचे वाला खोल दो भाई, है ही नहीं, तो ये वाली चीज गायब कर दो, ये गायब कर दोगे तो ये वाली चीज बचेगी, तो ये हो गया 2BH + 2HL। यहां से आप कॉमन ले सकते हैं कुछ 2 और क्या कॉमन ले सकते हैं B, नहीं H कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचा L + B या फिर B + L, एक ही बात है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में L + B और इंटू में H। ये वाली चीज को अगर आप बात करें तो ये है क्या पता है, पेरीमीटर, बोलो हाँ या नहीं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है या नहीं है, 2 इंटू ब्रैकेट में L + B, याद आया ना। तो ये पेरीमीटर इंटू में हाइट जो आपके पास लेटरल सरफेस एरिया का काम करता है, बोलो भाई याद रहेगा, ठीक है ना। आगे आइए, अगर हम अगले शेप की बात करते हैं तो वो आपके पास आ जाता है, मान लेते हैं सिलेंडर है, ठीक है ना। सिलेंडर में ऊपर नीचे 2 सर्कुलर आपके पास रिंग देखने को मिलेगा इस टाइप का, तो इसकी रेडियस r मान लेते हैं और इसकी जो हाइट है वो आपके पास h मान लेते हैं, ठीक है ना, रेडियस एंड हाइट। इसमें आपके पास 3 चीजें देखने को मिलेंगी इस सिलेंडर में, और वो है आपके पास, एक तो आपके पास सिलेंडर में देखने को मिलेगा क्या क्या भाई, कर्ड सरफेस एरिया जो कि 2πRH, आपको डायरेक्टली याद रख लेना, उतना ज्यादा डिटेल में मैं जा नहीं रहा हूं, ठीक है ना, बेसिक मैथमेटिक्स है। टोटल सरफेस एरिया 2πRH तो होगा प्लस ऊपर और नीचे का एरिया, तो एक सर्कल का πr², 2 का हो जाएगा 2πr²। आप कॉमन ले सकते हैं 2πr ब्रैकेट में r + h या फिर h + r लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। वहीं पे वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद रखना है πr²h, ठीक है। बेसिकली आप इतना याद रखें, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, पाइप वगैरह का भी निकाल लेते हैं हम, हॉलो का भी उसी के अकॉर्डिंगली। हाँ, थोड़ा सा आपको दिमाग जो खुला हुआ होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं हो, रट्टा नहीं मारना उतना ज्यादा। जैसे कोन है हमारे पास, कोन के बारे में भी अगर हम बात करें तो वही 3 चीजों को याद रखना है, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और आपके पास एक वॉल्यूम। तो लेटरल सरफेस एरिया πRL होता है, ठीक है ना। रेडियस इसकी बात करेंगे तो ये हो गया, हाइट इसकी बात करेंगे तो ये हो गया, इसको हम कहते हैं स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं हम इसको, स्लांट हाइट। और स्लांट हाइट, रेडियस और हाइट के बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या आपके पास L² = h² + r² या फिर r² + h², प्लस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ नहीं, पाइथागोरस लगा दिया, सिंपली ये आपको याद रखना, ठीक है। तो πRL स्लांट हाइट L है। टोटल सरफेस एरिया πRL तो होगा, लेकिन ये जो नीचे सर्कुलर आपको दिख रहा है ना शेप, वो आपके पास क्लोज रहने वाला है, तो πr² उसका भी एरिया ऐड हो जाएगा। IR कॉमन ले सकते हैं तो r + L आपके पास बच जाएगा, या फिर L + R बोल सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद रखना 1/3 πr²h। ये वाला चीज क्या थी, सिलेंडर का वॉल्यूम था, याद आया, देखो पीछे है ना, πr²h, उसी का 1/3 है आपके पास किसका, वॉल्यूम का, ठीक है। चलो भाई आगे की बात करते हैं। कोन आ गया, कोन के बाद आपके पास कौन सा शेप बच जाता है, इसमें से एक स्फीयर ले लेते हैं। चलो भाई, स्फीयर का अगर आपके पास रेडियस ये वाला r है, ध्यान रखिएगा ये कहीं से भी ओपन नहीं है, जब ओपन नहीं होता तो लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता, ठीक है ना, वो टोटल सरफेस एरिया ही होता है, इसको हम स्फीयर कहते हैं, इसको हम स्फीयर कहते हैं। तो आप सरफेस एरिया सिंपली क्या दो, लेटरल सरफेस एरिया बोल दो, टोटल सरफेस एरिया बोल दो, सभी के सभी सेम ही रहते हैं, 4πr², ठीक है। और इसका आपके पास वॉल्यूम जो देखने को मिलता है वो मिलता है 4/3 πr³, बोलो याद रहेगा, ठीक है ना। चले आगे, इसी में मैं आप लोगों को बता देता हूं किसका, हेमीस्फीयर का। हेमी का मतलब होता है हाफ, तो स्फीयर का ही आपने हाफ कर दिया, तो लेकिन यहां पे हेमिस्फीयर के केस में अब आपके पास, क्योंकि ये ओपन हो जाने वाला है, ध्यान समझिएगा, अब ना ये आपके पास ओपन हो जाने वाला है, और जब ओपन हो जाता है तो उस केस में आपके पास एक सर्कुलर शेप जो है वो बढ़ जाता है। तो जब आप इसका लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे या फिर आप सिंपली बोलेंगे कर्ड सरफेस एरिया, तो वो तो आपके पास 2πr² ही होने वाला है, लेटरल या फिर कर्ड सरफेस एरिया, इसी चीज का हाफ। लेकिन इसका टोटल सरफेस एरिया भी होता है, क्योंकि 2πr² के साथ साथ ये वाली चीज भी इंक्लूड हो जाती है, πr² विच इज 3πr²। वहीं पे आपके पास जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो नो डाउट इसका हाफ ही रहने वाला है, इसके कटने से वॉल्यूम पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, विच इज 2/3 πr³ है ना। यहाँ पे 4/3 πr³ था, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2/3 πr³। ये हमारे पास कुछ सॉलिड शेप्स थे जिनके बारे में हमें वॉल्यूम वगैरह के बारे में जानना बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी था, ठीक है। चलिए इसी में हम आगे अपनी कहानी को बढ़ाते हैं, और वहां पे अब आपको देखने को मिलेगा परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, याद रहेगा P&C।
परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अगर हम परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं तो वहां पे आपके पास देखने को मिलेगा एक सिंबल विच इज कॉल्ड फैक्टोरियल। जिसके पास मैथमेटिक्स रहेंगे उसको तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला, क्योंकि आगे चल के आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये आपके लिए छोटी चीज हो जाएगी। इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क से बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से, और इसका मतलब होता है रिवर्स मल्टीप्लीकेशन। रिवर्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, ये कहीं पे आप यूज करोगे तो इसीलिए पहले ही आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स में बता देना जरूरी रहता है। ठीक है ना, रिवर्स मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो सर कहां तक चलते रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप यहीं तक रोक सकते हैं 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इससे अगर आप आगे जाते हो तो आप 1 फैक्टोरियल लिखोगे, या फिर और आप आगे जाते हो तो इसको आप 0 फैक्टोरियल लिखोगे। आपको मैं बता दूं 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। तो आप यहां रोक ले, यहां रोक ले, यहां रोक ले, क्योंकि इसका मतलब भी आपके पास 2 ही रहने वाला है, तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो 4 × 12 = 24, आंसर आपके पास 24 आएगा। लेकिन आप जहां पे भी रोके वहीं पे फैक्टोरियल लगेगा, ये नेगेटिव नंबर्स में डील नहीं करता। गॉट इट? चलिए, ये रिवर्स मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब यहीं पे आपको थोड़ा सा अरेंजमेंट के लिए हम परमुटेशंस का यूज करते हैं, ध्यान समझिएगा परमुटेशंस का। तो परमुटेशंस में हो सकता है आपको कहीं बार ऐसा खोलने के लिए दिया जा सके NPR। NPR का मतलब होता है, इसको आप ऐसे लिखेंगे n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। समझाता हूं, जैसे मैंने बोला 7p3, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 7 फैक्टोरियल ऐसे रखना है डिवाइडेड बाय n माइनस आर, मतलब दिस माइनस दिस, है ना। n हमेशा बड़ा होगा या फिर इसके इक्वल हो सकता है ना। r हमेशा छोटा रहेगा या तो n के बराबर होगा। कभी भी ये जो r है उसकी वैल्यू ग्रेटर नहीं हो सकती, ऐसे लिखना n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r हमेशा। ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 इज 4 फैक्टोरियल। अब आप चाहें तो इसको खोल सकते हैं, 7 को लिखे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 तक रोक दे, और नीचे वाले 4 फैक्टोरियल से आप इसको काट सकते हैं। ठीक है ना, 7 छक 42 और 42 पचे 40 पचे 200 और 2 पचे 10, कितना हो गया 6 पचे 30, 6 पचे 30 और 7 210 के आसपास जो आपके पास यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व करना सीखेंगे। आगे चल के आपके पास कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। जब हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं सिलेक्शन के लिए तो उस टाइम पे हम इसको कुछ इस तरह से खोलते हैं NCR। NCR का मतलब होता है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n माइनस r का फैक्टोरियल। सेम एज इट इज वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है, बस इसमें r का फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ चुका है और कुछ नहीं। ठीक है, लाइक अगर मैं इसी को खोलता हूं तो इसको मैं कैसे खोल सकता हूं, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और साथ में इसका मतलब 7 माइनस 3 विच इज 4 फैक्टोरियल। फिर से आप वही करेंगे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल पर रोक देंगे, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल को काट सकते हैं। तो सर इसको क्या करें, अब इसको खोल देते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख देता हूं मैं 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाय 3 × 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को लिख देता हूं क्योंकि 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है ना। चलो भाई, तो 3 दूना 6 से 6, 7 पचे 35, तो ये आपके पास आंसर हो जाएंगे। ये आपको थोड़ा सा बस खोलना सिखा रहा हूं, बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे चल के आपको क्या ज्यादा तो खैर आप यूज नहीं करेंगे, बाकी मैथमेटिक्स में आपके पास यूज होने वाला है। एक होता है बाइनोमियल थ्योरम, लेकिन इसका फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर आप पढ़ेंगे, वहां पे आप और भी ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो वहां पे आपके पास एक छोटा सा बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगता है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। जेईई मेंस के लिए आप या फिर नीट्स के लिए जब आप एरर एनालिसिस करेंगे, एरर इन जब डिवीजन करेंगे तो वहां पे भी आपके पास ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है। उसका कहना है कि 1 + x है, अगर उसकी पावर n है तो ये 1 + nx हो जाता है, और if and only if 1 is greater than x, 1 जो है वो काफी बड़ा होता है यहाँ पे x से, तभी ये वाली कंडीशन को हम सेटिस्फाई करते हैं, अदरवाइज नहीं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझ लीजिए इसको। 1 है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, x है यहाँ पे, पावर में n है तो ये n जो इसके साथ आ जाता है, लेकिन ये तभी आता है जब आपके पास ये जो x है वो 1 से छोटी वैल्यू। ठीक है, आगे आइए, और भी हम कुछ बेसिक चीजों की बात कर लेते हैं। ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है ना, ध्यान से समझ जाइएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं लॉगरिथम की, ठीक है ना।
अगर आईसीएससी के स्टूडेंट होंगे आप लोग, बेसिकली अभी आईएससी में, तो आईसीएससी में क्लास 9th में हमने आपको एक लॉग के नाम से चैप्टर, लॉगरिथमिक के नाम से चैप्टर जो करवाया हुआ, आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। बट फिलहाल जिनको कुछ भी नहीं आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस ध्यान समझ लीजिए। ऐसा समझिए, अगर मैंने ऐसा लिखा है, लॉग लिखा है, यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, तो इसको हम पढ़ते कैसे, बस वो समझ लीजिए। इसको हम पढ़ते हैं लॉग ए टू द बेस बी। आप जितना यूज करेंगे यहाँ पे मैं उतना ही बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में जाकर कुछ नहीं बताने वाला। तो 2-3 लॉ बताऊंगा, बस उनको आपको याद रखना है, वही सबसे ज्यादा मेनली आप यूज करेंगे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा भी यूज करेंगे। 11th हो गया, 12th हो गया। 12th में आपके पास एक चैप्टर आएगा डिफरेंशिएशन, जो कि हम यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स में भी करवाएंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है उसमें। तो आप इसको बहुत 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 ही ज्यादा यूज करने वाले हो, बहुत ही ज्यादा यूज करने वाले हो, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये log a टू द बेस b का क्या मतलब है, ठीक है ना। चलिए, ये इस तरह से लिखा होगा, इस तरह। अगर मैं यहाँ पे a और b को नंबर से रिप्लेस कर दूं तो डरना नहीं है। लाइक log 10 टू द बेस 3 लिखा, तो आप इसको पढ़ेंगे कैसे, log 10 टू द बेस 3। समझ में आई ना बात, जिसमें ये जो चीज है वो आपके पास बेस है, और ये वाली जो चीज है इसको हम आर्ग्यूमेंट के नाम से जानते हैं। बोलो, कोई दिक्कत भाई, याद रहेगा, ठीक है। चलो, अब इसी के कुछ बेसिक्स लॉज होते हैं, उन लॉज को याद रखना है। यही लॉज आप बेसिकली यूज करने वाले हो। पहला आपके पास प्रोडक्ट लॉ है ना, प्रोडक्ट लॉ इसमें यूज करते हैं। इसका कहना है कि अगर लॉग होगा फिर ए होगा और साथ में आपके पास इंटू में ही अगर आपके पास बी होगा, लॉग ए इंटू बी, ये मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको सेपरेटली ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी। अब ए और बी कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं, कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज भी हो सकते हैं, घबराना नहीं, ठीक है ना, याद रहेगा, ठीक है। ए इंटू बी, गॉट इट। चलो, ये नेगेटिव नंबर्स नहीं लेते, तो ए और बी आपके पास क्या रहेंगे, पूरा टोटली मल्टीप्लाई करने के बाद बेसिकली टोटल यहाँ पे जो भी चीज होंगे वो पॉजिटिव रहने वाला है। तो लॉग ए मल्टीप्लाई बी किसके इक्वल है, लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये लॉग है, यहाँ पे ए प्लस बी है, तो ये लॉग ए प्लस लॉग बी के इक्वल हो जाएगा। रिमेंबर, दिस इज नॉट करेक्ट, ऐसा कुछ होता ही नहीं, याद रखना है, ठीक है। बहुत बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा आपके पास क्वोशंट लॉ, याद रहेगा। क्वोशंट का मतलब होता है डिवाइड वाला, और डिवाइड वाले का मतलब होता है कुछ इस तरह से, लॉग है, ए है और बी है, ठीक है ना, लॉग है, ए है और बी है। सर यहाँ पे इनके बेस नहीं है क्या, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ बेस नहीं लिखा, तो बेस कुछ नहीं होता, तो आपको समझ के एज्यूम करके चलना है वो 10 होता है, नहीं तो वहां पे हम ई बोल देते हैं, है ना, नेचुरल लॉग कहते हैं इसको बेसिकली, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला। तो यहाँ पे 10 10 10 आपको एज्यूम, लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लॉग ए अपॉन बी होगा तो आप इसे माइनस में लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी। यहाँ पे ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक ही लॉग है और उसके आर्ग्यूमेंट में ए अपॉन बी है, तब जाकर हमने इसको माइनस में लिखा है। अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाए कि लॉग ए अपॉन लॉग बी और आप लोगों ने ज्यादा दिमाग चलाकर इसको लिख दिया लॉग ए माइनस लॉग बी, सो रिमेंबर दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। This is completely correct, this is also correct, but this is wrong and this is also wrong। आई बात समझ में, ठीक है, याद रहेगा। यहां पे अगेन बेस आपको नहीं पता तो आप क्या लेंगे, 10 लेंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं हम, 2 हो गया। यहां पे अब हम तीसरे लॉ की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट लॉ। एक्सपोनेंट लॉ, सिर्फ मैं आप लोगों को 4 लॉ बताऊंगा, 4 लॉस, ठीक है ना, लॉगरिथमिक की, और यही सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास होने वाला है, ठीक है। चलिए, अगर हम एक्सपोनेंट लॉ की बात करते हैं तो इसमें कहा जाता है लॉग ए होगा और इसकी पावर में बी होगा, बेस आपके पास हमेशा 10 है, तो बी जो है आपके पास पहले आ जाएगा और इसको आप लिखोगे लॉग टाइम्स ए, याद रहेगा। एग्जांपल दे दूं, जैसे मैंने बोला लॉग 7 टू द पावर 3 है, सो यू कैन राइट इट लाइक 3 log 7। बेस आपके पास सब जगह 10 है, बिंदा सही, ठीक है, याद रहेगा, गॉट इट। चलिए आगे की बात करते हैं हम 3 नंबर से 4 नंबर पे, और ये वाला बहुत कम यूज होता है, बट जो बच्चे जेई की तैयारी करेंगे मैथमेटिक्स में, वहां पे तो 100% यूज होगा गारंटी के साथ। इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान समझना। चेंज ऑफ बेस लॉ का मतलब है
पहले से जो बेस है उसे हम चेंज करना चाहते हैं, उसे हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट log a to the base b, log a to the base b, so this can be written as log a whole divided by log b। ध्यान समझिएगा, और ये दोनों a और b आर्ग्यूमेंट में आए। तो सर बेस क्या है, तो बेस आप लगा लीजिए, यहां पे एक नया है कुछ विच इज c, या फिर आप 10 बोल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो वो तो खैर नॉर्मल सी बात है, वो तो हम उसको इधर उधर करके लिख सकते हैं, बट मेन जो चीज है आप इसको इसे समझिए, log a टू द बेस b होगा तो बेस b वाला नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे आपके हिसाब से यहाँ पे जो c लिखा मैंने, एक नया बेस जो है वो चेंज हो गया। देखिए log a टू द बेस b, पहले बेस क्या था, b था, लेकिन अब बेस में क्या है, c और c आ चुका है, या फिर आप 10 समझ लें, कोई दिक्कत नहीं, c नहीं लगाइएगा तो क्या रहेगा, 10 लगाएगा। मतलब ये वाली चीज जो ऐसे लिखे जा सकते हैं विदाउट c भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताइए इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, गॉट इट, ठीक है, डन है। चलिए तो ये हो गया हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 1। अभी मैंने आप लोगों के सामने जो चीजें डिस्कस करी है वो बहुत ही ज्यादा चीजें नहीं है, नॉर्मल सी चीजें आप